इस कहानी का शीर्षक है अंतहीन सिलसिला। यह उन बच्चों के बारे में है जो बहुत जल्दी उत्तेजित होकर जीने मरने की बातें करने लगते हैं। सुनिए, डॉक्टर ने विदिशा को बुला भेजा। विदिशा इस सरकारी अस्पताल में हेड नर्स है, सीनियर है, काफ़ी समझदार है और हर तरह के केस को बहुत चतुराई से हैंडल करती है। किसी रोगी के लिए नहीं, उसकी माँ के लिए विदिशा का मधुर व्यवहार जरूरी हो गया था, इसीलिए डॉक्टर ने बुला भेजा। 3 दिन पहले 18 साल के एक युवक को अस्पताल लाया गया था क्योंकि उसने जहर खा लिया था। कारण उसकी तथाकथित प्रेमिका ने उसके साथ शादी करने से इनकार कर दिया था और दूर अपने मामा के घर चली गई थी। उसने डिप्रेशन में आकर जहर खा लिया। उसे लाने में कुछ देर हो गई, सो थोड़ा मामला सीरियस हो गया था, पर अब वह धीरे धीरे होश में आ रहा था, मगर ना कुछ बोल पा रहा था, ना ही किसी को पहचान रहा था। दूसरे शब्दों में कहें तो घर के किसी आदमी से वह बात करना नहीं चाहता था। यह युवक, जिसका नाम विजय था, उसके माँ बाप ही किसी तरह अपने इकलौते बेटे को लेकर आए थे। इसको एडमिट कराने के बाद ही उसकी माँ सीढ़ी के पास धरना देकर बैठ गई। जब तक विजय ठीक नहीं हो जाता, न घर जाऊंगी न ही कुछ खाऊंगी। रात को उसे डांट डपट कर हटाया गया, क्योंकि रात में अगर पेशेंट सीरियस नहीं हो तो गार्जियन को रहने की अनुमति नहीं है। माँ बेचारी सोच में थी कि अपने ठाकुर जी को जो वचन दिया था वह पूरा कैसे होगा। रात को वह अस्पताल के गेट के पास ही बैठी रही। दरबान, नर्स सब समझाते रहे, पर बेकार। दिन में फिर वह आकर बैठ गई। शाम होते होते वह बेहोश होकर गिर गई। तुरंत उसको भी एडमिट करके सलाइन चढ़ाई गई। विदिशा पहले विजय को देखने गई, उसका हालचाल पूछा। वह पहले से बेहतर था, जहर का असर खत्म हो गया था, पर वह सदमे में था और शर्मिंदा भी था। विदिशा ने उसके साथ सहानुभूति दिखाई, पुचकारा और उसकी इस हरकत के लिए थोड़ी डांट भी लगाई। जब उसे बताया कि उसकी माँ खाना पीना छोड़कर बैठी है और यहीं अस्पताल में एडमिट है, तो वह उठकर बैठ गया। उसकी दोनों आंखों से आंसू बहने लगे। बोला, दीदी मुझे प्लीज़ मेरी माँ के पास ले चलो। उसने विदिशा से प्रार्थना की। माँ को देखते ही वह माँ से लिपटकर फुट फुट कर रो पड़ा। पास के बेड पर जो औरत थी उससे रहा नहीं गया। जोर से बोली, क्यों रे छोकरे, अब क्यों रो रहा है? तेरे को 16-18 साल जिसने अपने खून पसीने से पाल पोस कर बड़ा किया, उसका दर्द कभी नहीं दिखाई दिया? उसका दुख तेरे को नहीं छूता था? वह कल की छोकरी 4 दिन के साथ से ही इतनी प्यारी हो गई कि तू उसके लिए मरने को तैयार हो गया। कभी माँ बाप के दुख में भी जहर खा सकता है क्या? विदिशा ने दौड़कर उस महिला के मुंह पर हाथ रख दिया। दीदी, अभी यह बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है, जरा धीरे बोलो। जनरल वार्ड की एक और महिला उठकर सामने आई। अरे धीरे क्या बोलें? उन लोगों की दया पर जीते हैं क्या? हम लोगों का दुख तो इन बच्चों को नज़र नहीं आता। बस प्रेम की भाषा बड़ी जल्दी सीख जाते हैं। कैसे आधा पेट खाकर हम इन्हें पालते हैं, खुद नहीं खाते, इन्हें खिलाते हैं। कभी ये लोग जान पाते हैं कि हम कब आधा पेट सोए थे, कब खाली पेट सोए थे? बोलते बोलते ही वह महिला भड़बड़ा कर रो पड़ी। आप लोग यह देख रहे हो सब, सामने मेरी बेटी प्रेमा है। कितने शौक से अपनी जमा पूंजी सब खर्च करके इसकी शादी की। जितनी हिम्मत नहीं थी उससे ज़्यादा दिया। सरकारी नौकरी वाला लड़का खोजकर दिया। ससुराल अच्छी थी, ससुराल भेजा, सास ससुर सभी अच्छे हैं, उनसे इसे शिकायत नहीं थी। पर 6 महीने बाद यह मायके आई तो रोज़ घूमने चल देती सहेलियों के साथ। 1 हफ्ते बाद ही जमाई अचानक चला आया, पर बाहर ही किसी लड़की से हंसी मजाक करते देखा। सब देखकर बातों बातों में झगड़ा हुआ और जमाई छोड़कर चला गया। जाते जाते बोल गया, इसी प्रेमी से इसकी शादी कर देते तो अच्छा होता, मेरी क्या ज़रूरत थी? हम तो कुछ बोल ही नहीं पाए। चक्र पूरा समझ आया भी नहीं चक्कर। इसके पहले ही रात को इसने गले में फांसी लगा ली। स्टूल गिरने की आवाज़ सुनकर दौड़कर प्रेमा को पकड़ा। गले में रस्सी आधी बंधी नहीं थी,
गले के एक कोने में अटक गई थी। वह बच गई, पर आधे गले में जो फंदा कसा था, इससे उसकी आवाज़ चली गई। छटपटाती रही। आज 6 महीने हो गए। यहाँ आकर डॉक्टर दिखाते हैं, गले की एक्सरसाइज और मसाज होता है, दवाइयाँ खिला रहे हैं। अब थोड़ी सी आवाज़ निकली है। भगवान जाने कितने दिन में ठीक होगी। विदिशा बोली, आप सब शांत हो जाइए। इन लोगों को आप लोगों का दुख भी समझ आ गया है और सबक भी मिल गया है कि मौत इतनी आसान नहीं है। यह लोग भाग्यवान हैं कि हाथ पैर नहीं टूटे, पैरालिसिस नहीं हुआ। जो भी हुआ था वह माँ बाप ने ही ज़्यादा सहा। कड़वाहट तो मन में आएगी ही। अभी देखिए, वह 11 साल के बच्चे के लिए ये बेड साफ हुआ है। बोलते बोलते ही स्ट्रेचर पर एक नर्स बच्चे को ले आई। सर में कई टाँके लगे हैं, पैरों में हल्की मोच है, हाथों में भी खरोंचे हैं। माँ आंसू बहाती जा रही है और बड़बड़ाती जा रही है। मोबाइल ही चाहिए था ना, दे देते हम, पर अपने सामने तो बच्चा बिगड़ता देखा नहीं जाता। थोड़ा पूछने पर ही माँ बिखर गई। पढ़ाई लिखाई छोड़कर सारा दिन मोबाइल चाहिए, खाने पीने का होश नहीं, बस मोबाइल से ही चिपका रहता है। बस एक थप्पड़ लगाकर मोबाइल छीन कर फेंक दिया तो बरामदे में जाकर नीचे कूद गया। वह तो भगवान का शुक्र है कि नीचे दुकान के टीन शेड से टकराकर सड़क पर कूड़े के ढेर पर गिरा, बच गया, वरना तीसरी मंजिल से तो हड्डी पसली का पता ही नहीं चलता। बच्चा इंजेक्शन और दवाओं की गफलत में बेहोशी में था। माँ माँ पुकार रहा था। पास बैठकर माँ उसके हाथ पैर सहलाती रोती जा रही थी। विदिशा ने विजय से कहा, हाँ तो विजय बाबू, यह महिला वार्ड है, आपको बाहर जाना है। समझ तो कुछ आया ही होगा कि जीना मरना अपनी मर्जी से नहीं होता है। फालतू बातें ना सोचकर कुछ करिए। काम में लगेंगे तो यह सब कचरा दिमाग में नहीं भरेगा। हम तो आप लोगों को कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते, हक नहीं है, पर अपने जन्मदाताओं का दुख तो थोड़ा बांटिए, हमें खुशी होगी। विदिशा आते आते सोच रही थी, हम लोग रात दिन उन लोगों की ज़िंदगी बचाने में लगे रहते हैं जो छोटी छोटी चोट या धक्के से जीने मरने की बातें सोच लेते हैं। लोग आते हैं, इलाज कराते हैं, ठीक होते हैं तो खुश होकर जाते हैं, केस बिगड़ता है तो गालियाँ भी देते हैं, जैसे हम भगवान हैं, हर मर्ज का इलाज कर सकते हैं, पर जानबूझकर या अनदेखा करके केस बिगाड़ देते हैं। अभी 4 दिन पहले ही एक जवान लड़की की लाश यहाँ से निकली है। अच्छी कंपनी में नौकरी करती थी, पर आत्महत्या क्यों की? क्योंकि वह अपना काम शांति से करती थी, किसी 3-5 में नहीं रहती थी, ना ही किसी को भाव देती थी, पर मैनेजर से परेशान थी। छोटी छोटी गलती पर या कुछ देर होने पर, बहाने मिलने पर वह बुरी तरह डांटता और अपमान करता था। ऑफिस के लोग भी मज़ा लेते थे। हालांकि वह बहुत सुंदर नहीं थी, पर काली भी नहीं थी। पीछे पीछे काली माँ बोलकर सब हंसते थे। इन सब रोज रोज की झिड़कियों से परेशान होकर उसने जहर खा लिया। वह 4 दिन छटपटाती रही। बहुत कोशिश की गई उसके लिए। विदिशा को उससे बहुत लगाव हो गया था। उसे दुलारती समझाती थी। उसकी बड़ी बहन ऑफिस में काम करती थी, वह भी बॉस की बदमिजाजी की बातें बताती थी। इसी से विदिशा को शायद उसका दर्द छू गया। उसके मरने पर विदिशा की आंखों से आंसू निकल आए। खूब रोई चुपचाप से। वह अक्सर सोचती है, हम लोग रात दिन इन लोगों की ज़िंदगी बचाने में लगे रहते हैं जो छोटी छोटी चोट या धक्के से जीने मरने की बातें सोच लेते हैं। इन लोगों ने रोड पर तड़प कर मरते लोगों को नहीं देखा, शायद नहीं देखा होगा। अपाहिज होकर जीने के लिए संघर्ष करते लोगों को नहीं देखा होगा शायद कभी। हम अपनी छोटी बच्ची को उसकी दादी और मेड के सहारे छोड़कर यहाँ काम करते हैं। कभी नाइट ड्यूटी, कभी सारा दिन, कभी कभी 2 दिन एक साथ, जिससे हमारी ज़िंदगी गाड़ी चलती रहे। बच्चे की परवरिश सही ढंग से हो, इतना हम कमा सकें। आज तो एक और चिंता मन में बैठ गई। एक दिन की छुट्टी लेकर किसी तरह बच्ची को कुछ कहानी, कुछ कॉमिक्स के साथ कुछ खिलौने भी खरीद दें, जिससे मोबाइल का आकर्षण उनसे दूर रहे। और एक बात, उनकी दादी को भी अच्छी तरह से समझाना होगा, आने वाले खतरे से सावधान करना होगा।
वे बहुत समझदार हैं, थोड़े में ही सब समझती हैं। बीच बीच में अस्पताल की बातें भी हम बताते हैं, इससे मेरी परेशानी और तनाव भी वह अच्छी तरह समझती हैं। काश हम लोग का यह संघर्ष लोग समझ पाते और समझ पाते कि हम लोग कैसे तिल तिल करके जीते हैं और मरते हैं, अपने काम के लिए भी और लोगों को बचाने के लिए भी। अपनी गृहस्थी और लोगों की सेवा के लिए हमें अपने आप से कितना लड़ना पड़ता है। काश लोग भी समझें कि आत्महत्या ही अंतिम रास्ता नहीं है। मित्रों, आसपास के लोगों और परिवार के साथ संपर्क बनाए रहने से डिप्रेशन कम होगा और मरने जीने का यह सिलसिला रुक सकता है, कुछ कम हो सकता है, धीमा पड़ सकता है। कोशिश करके देखिए, कोशिश का फल ज़रूर मिलता है। धन्यवाद।